हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैं वीडियो क्लास में आप लोगों को पर्यावरण संबंधी कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगी। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर किस तरह से आएगा और कैसे लिखना है इसके विषय में बतलाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक दर्शन और नीति शास्त्र के बीच संबंधों की विवेचना करें। तो इसका आंसर लिखना है कि नीति शास्त्र का संबंध सीधे तौर पर मनुष्य के उन लक्ष्यों से है जिन्हें प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य होता है, और समाज दर्शन का जितना गहरा संबंध नीति शास्त्र से है उतना किसी अन्य शास्त्र से नहीं। वास्तव में समाज दर्शन नीति शास्त्र का ही अंग कहा जा सकता है। इस तरह नीति शास्त्रकों को भी समाज शास्त्र का अंग कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि नीति शास्त्र में मनुष्य को क्या करना चाहिए इस विषय का उल्लेख रहता है, और मनुष्य को अपने जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए उसके विषय में उसमें ज्ञान दिया जाता है, और उन्हीं आदर्शों पर चलकर मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। और मनुष्य जो है सो कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो समाज दर्शन का संबंध सीधे तौर पर व्यक्ति से है, और व्यक्ति क्या करना चाहिए इस संबंध नीति शास्त्र है। अतः समाज दर्शन और नीति शास्त्र दोनों में गहरा संबंध है। इसके बावजूद भी कुछ अंतर है जिसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। नीति शास्त्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के आचरण से संबंधित है, तो दूसरी ओर समाज दर्शन का संबंध मुख्य रूप से समाज से है। अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, और वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति और समाज करते हैं लगभग समान होता है। और पहले भी मैं बतलाई हूँ कि व्यक्ति से समाज बनता है, और इसलिए समाज और नीति शास्त्र में गहरा संबंध है। समाज अगर सुव्यवस्थित होगा तभी व्यक्ति भी अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेगा समाज में रहकर, और दूसरे व्यक्तियों का भी भला कर सकेगा। तो इस प्रकार से समाज और नीति शास्त्र में गहरा संबंध है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक पर्यावरण आचरण नीति के बारे में संक्षेप में लिखें। भौतिक जगत और उसकी वस्तुएं मात्र उपयोग के लिए बनी है, तो फिर उनका नीति शास्त्र कैसे संभव है? भौतिक जगत के बारे में निम्नलिखित दो बिंदु हो सकते हैं जिनके संदर्भ में मनुष्य के लिए किसी आचार नीति के तहत ही कर्म करना आवश्यक होता है। ये बिंदु हैं अस्तित्व परक और उपयोगिता परक। अस्तित्व यानी जिससे किसी भी वस्तु का इस संसार में वह अस्तित्व होता है, और उपयोगिता परक यानी जो मनुष्य के लिए या समाज के लिए उपयोगी होता है। जिस प्रकार पशु जगत और वनस्पति जगत के अपने अपने आंतरिक मूल्य होते हैं, उसी प्रकार से भौतिक जगत के भी होते हैं। ब्रह्मांड एक समष्टि है यानी समूह है, और जिसमें इस जगत को समुचित सम्मान देते हुए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उनके स्वाभाविक रूप में कोई विकृति आ जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य को या पशु जगत मनुष्य को पशु या वनस्पति जगत के साथ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जिससे कि ब्रह्मांड में कोई विकृति आ जाए या महामारी आ जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। मनुष्य अपने सुविधाओं के लिए विभिन्न चीज़ों का उपयोग करने के लिए
बहुत तरह के उपाय कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण जो है सो दूषित हो जा रहा है। और जो अभी हम झेल रहे हैं महामारी के रूप में, वह उसी का परिणाम है। क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधा काटता है, पशुओं को मार देता है, तो इससे पर्यावरण जो है सो पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण विभिन्न तरह की कष्ट मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरा बिंदु है उपयोगिता का। सभी जीवधारियों के लिए भौतिक जगत का अस्तित्व आवश्यक है, यानी संसार का अस्तित्व आवश्यक है। और सभी जीवधारी अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उपयुक्त भौतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं, और भौतिक जगत की उपयोगिता सिद्ध होती है। जैसा कि अभी मैंने बोला कि हर जीव के लिए कुछ कुछ उपयोगी तत्व होते हैं जिनका होना आवश्यक है, और यदि वह नहीं पृथ्वी पर हो तो न पशु रह सकते हैं, न मनुष्य रह सकता है, और न ही पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैं बतलाऊं कि पेड़ पौधे जो हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और मनुष्य जो है सो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यदि ये गैसों में संतुलन ना हो, यदि हम पेड़ पौधे को काटते जाएं, तो क्या होगा? मनुष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और जिससे पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। और इसीलिए इस तरह के असंतुलन को दूर करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि पेड़ पौधे को वह नहीं काटे और उसका समुचित देखभाल करे, बल्कि और नए पेड़ पौधे लगाए, जिससे पूरे विश्व का वातावरण सही हो, और जिसमें मनुष्य या पशु या पेड़ पौधे हर प्रकार के जीव अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। इस प्रकार आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के प्रदूषण भौतिक वातावरण में फैले हुए हैं, और अतः भौतिक उस पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन की रक्षा के लिए एक अनिवार्य दायित्व है। अर्थात जो मैं बता ही दी कि भौतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य का यह पूर्ण उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने पशुओं की रक्षा करे, जीवों की रक्षा करे, पेड़ पौधों की रक्षा करे, और इसी प्रकार के रक्षा करके ही इस विश्व को पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सकता है, और हम भी स्वच्छ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसलिए भौतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना मानव का दायित्व है। अब आ जाइए, एक एक नंबर के क्वेश्चन को मैं बतला रही हूँ। पहला जिसमें इसको मल्टीपली चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, एमसीक्यू। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा और उसका एक आंसर रहेगा। ABCD या क ख ग घ अंग ऐसे करके रहेगा। उनमें जो सही आंसर है उसमें आपको लिखना है या टिक मार्क करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य का लेखक कौन है? इसमें 4 है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा अर्जुन, और चौथा व्यास। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा क्वेश्चन है, चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें इसका आंसर है सी यानी काम को वह चरम पुरुषार्थ मानता है। तीसरा है क्वेश्चन, भारतीय दर्शन है अव्यवहारिक है, व्यवहारिक है, परिकल्पनात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी यानी व्यवहारिक है। चौथा है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? पावापुरी, बोध गया, कुशीनगर, या कपिलवस्तु। तो ये चौथा का आंसर सी है, कुशीनगर। भारतीय दर्शन के कौन से संप्रदाय नास्तिक हैं? यानी मीमांसा, वेदांत पहला है, फिर सांख्य मीमांसा है,
फिर बौद्ध जैन चारवाक है या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का आंसर है सी, बौद्ध जैन और चारवाक। छठा है, भारतीय दर्शन की मूल प्रकृति क्या है? मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, आध्यात्मिक। सातवां क्वेश्चन है, न्याय वैशेषिक सांख्य और योग संप्रदाय हैं, आस्तिक, नास्तिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, यानी ये आस्तिक संप्रदाय हैं। उसके बाद आठवां है, इनमें से कौन सा दर्शन बौद्धिक ज्ञान पर आधारित है? भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बी आंसर है, वेस्टर्न फिलॉसफी है। उसके बाद नौवां आ जाइए कि इसमें है, किस दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से बेहतर है? भारतीय दर्शन, पश्चिम दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, यानी भारतीय दर्शन। 10वां है, महाभारत के अनुसार कृष्ण संबंधित थे राम से, बुद्ध से, पांडव से या कौरव से? तो 10वां का आंसर है सी, यानी पांडव से। आज तक के लिए यहीं रहने दीजिए, फिर उसके बाद आगे का मैं क्लास लूँगी बाद में। थैंक यू।